फिर सियोन हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है। हाँ, वो सेम लड़का आकर सियोन से बोलता है कि इंजू को समझा लेना कि वो मुझसे पंगा ना ले, नहीं तो अगली बार मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये कहकर वो अपनी सीट पर वापस चला जाता है, जहाँ जाकर वो उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। और ये सब सुनकर सियोन को बहुत गुस्सा आता है। वो उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और उसे खूब मारने लगता है और बोलता है कि तुम लकी हो जो इयोन से नहीं पिटे, और बोलता है कि तुम्हें एक बात समझा दूं, समय मैंने टीचर को बुलाकर इंजू को नहीं तुम्हें बचाया था, कर मानो कि तुम इंजू के हाथों नहीं पिटे, मेरे हाथों पिटे हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, मगर क्लास की सारी लड़कियां उसे देखकर खुश हो रही होती हैं, क्योंकि सियोन अब ना केवल पॉपुलर लड़का है बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है पूरे स्कूल में। फिर हमें छुट्टी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ ये तीनों जा रहे होते हैं और सियोन बोलता है, अरे मुझे कुछ याद आ गया, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। इंजू पूछता है कि क्या याद आ गया। कौन बोलता है कि आज मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास है, मैं उसके लिए जल्दी जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम आराम से आ जाना। इंजू बोलता है कि मुझे याद है तुम्हारी कोई भी आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। सियोन चुपके से इंजू के कान में बोलता है, अरे इडियट, मैं तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि तुम मिंजू के साथ कुछ टाइम अकेले स्पेंड कर सको। ये कहकर वो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इंजू और मिंजू वहाँ से जाने लगते हैं और इंजू अपना करेज इकट्ठा कर कर मिंजू से बातें करने की कोशिश करता है। तभी मिंजू बोलती है कि तुम्हारी सियोन से दोस्ती कब से है? बोलता है कि हम बचपन से दोस्त हैं। मिंजू बोलती है, वाह, तुम तो बचपन से दोस्त हो और यहाँ मेरा कोई एक भी फ्रेंड नहीं बना है। अब इंजू कान से निकालकर एक चीज उसके हाथ में रख देता है। असल में वो कान में लगने वाली मशीन होती है जिसके बिना आदमी सुन नहीं सकता। बहुत छोटी होती है। इंजू जब उसे पहनता है तो उसे कोई भी नहीं देख सकता। अब इंजू बताता है कि मशीन वाली बात किसी को भी पूरे क्लास में नहीं पता है सिवाय अब मिंजू के अलावा। साथ साथ अपने बचपन की कहानी भी बताता है, जहाँ बचपन में जब इसे ये मशीन पहली बार लगी थी तो क्लास के बच्चे उससे बुड्ढा बुड्ढा कहकर चिढ़ाने लगते हैं और कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता था और इंजू काफी अकेला रह गया था। तब सियोन ही था जो सिर्फ उसके पास आया था। तो उसने इस मशीन के बारे में पूछा और अपने कान में भी लगा के देखा और बोला कि वाह, ये तो बहुत कूल सी मशीन लग रही है। और उसके बाद तब से आज तक हम दोनों दोस्त बन के रह रहे हैं। के बाद इंजू मिंजू से पूछता है कि वे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इन मशीन से? जो मना करती है। तब इंजू बोलता है कि नहीं, कि तुम भी आज से मेरी फ्रेंड हुई। सुनकर मिंजू तो काफी खुश हो जाती है। बोलती है कि मतलब मैं भी तुम्हारी आज से फ्रेंड हुई? वो हाँ बोलता है और उसके साथ वो दोनों घर जाने लगते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। हाँ, जुन ही अपने ऑफिस में थी, फोटो को अब भी देख रही थी। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि योंजू के साथ ये लड़की कौन है, लड़का कौन है, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये हो सकता है कि योंजुन का पहला प्यार हो। तो मैंने इन फोटो को इंटरनेट पे भी ढूंढा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसकी दोस्त बोलती है, मैंने फोटो में दिख रहे बुक स्टोर का पता लगा लिया है। अब जुन ही बोलती है कि जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था तब तो वो बंद बता रहा था उस बुक स्टोर को, तुमने कहाँ से पता लगा लिया उस बुक स्टोर के बारे में? तब उसकी दोस्त बताती है कि असल में उस बुक स्टोर के ओनर ने बुक स्टोर बंद करके एक कैफे खोल लिया है जिसका नाम है 24 कैफे। वो दोनों डिसाइड करती है कि रात को वहाँ जाकर चेक करेंगी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो पाती है कि वो कैफे बंद है, तो वो डिसाइड करती है कि कल आकर वो वहाँ देखेगी। उसके बाद जुन ही मेट्रो स्टेशन जाती है और स्टेशन की दूसरी तरफ उसे एक छाया नजर आती है। जैसे ही वो उस छाया को ध्यान से देख रही होती है तो पता चलता है कि असल में वो तो जुन है, पर वो बहुत बुरी हालत में दिख रहा होता है। को देखकर जुन ही उसकी तरफ भागने लगती है। जैसे ही वो दूसरी तरफ आती है पाती है वहाँ कुछ भी नहीं है। सोचती है शायद वो उसका वहम था। निराश होकर मेट्रो में बैठ जाती है। और जब वो मेट्रो से उतर रही थी वे दिखाया जाता है कि योंजू उसे पीछे से देख रहा था, यानी कि योंजू जिंदा है। पर वो उससे मिला क्यों नहीं ये हमें नहीं बताया जाता। उसके बाद वो घर आ जाती है और योंजू को इमेजिन करने लगती है, उससे बातें करने लगती है। कहती है कि तुम मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हो, जो कि सच नहीं है। तब योंजुन बोलता है कि ये तुम मुझसे छुटकारा तो नहीं पाना चाहती? और जुन ही बोलती है, हाँ ये सच है कि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, कि सारी दुनिया तुम्हें भूल चुकी है और मैं भी भूलना चाहती हूँ। हर रोज मैं तुम्हें याद करके रोती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। बस अगर मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो शायद मैं जी पाऊँ। उसके बाद योंजुन वहाँ से गायब हो जाता है और तभी वो बुरी तरह रोने लगती है। फिर हमें 1998 का टाइम दिखाया जाता है। हाँ, मिंजू अपने कमरे में थी और सोच रही थी कि ला इंजू और सियोन उससे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं, कहीं बाद में वो उसके साथ कोई प्रैंक ना कर दें। भी उसे अपने माँ बाप के लड़ने की आवाज सुनाई देती है और वो सुनकर नीचे आती है। पाती है कि छोटे भाई को लेकर लड़ रहे होते हैं। वो उसके बाद वो किसके साथ रहेगा।
की माँ बोलती है, मैं किसी भी कीमत पर अपना बेटा तुम्हें नहीं दूंगी। ये फादर बोलते हैं कि तो डोंजू से ही पूछ लेते हैं वो किसके साथ रहना चाहता है। इन दोनों को ही अपनी बेटी की कुछ भी नहीं पड़ी थी। तभी मिंजू जोर से चिल्लाती है, बोलती है कि चुप करो तुम दोनों, अब दोनों को तो सिर्फ डोंगू की ही पड़ी है। वो साथ साथ बोलती है कि दोनों हमेशा डोंगू का तो बर्थडे याद रखते हैं पर मेरा भूल जाते हैं। और ये सब वो बहुत बुरी तरह रोते हुए बोल रही होती है। और यहाँ मिंजू के पेरेंट्स ने पहली बार मिंजू को इतनी बुरी तरह चिल्लाते हुए देखा था और रोते हुए देखा था। वो दोनों तो काफी शॉक हो जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हम भी तुम्हारी फिक्र करते हैं। और मिंजू रोते रोते वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर बैठकर एक टेबल पर और रोने लगती है।